देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 11 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से 10 प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे और आगे के प्रश्नों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11 क्या है। देखिए प्रश्न 11, एथीन के जल योजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 11 क्या है। एथीन के जल योजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि ये हमें बतानी है। और देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी एल्कीन का जल योजन किया जाता है या एल्कीन की अम्ल की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए एथीन का जल योजन, तो देखिए बच्चों तनु अम्ल, अब ये तनु अम्ल HCl भी ले सकते हैं या H2SO4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तनु अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन की जल के साथ अभिक्रिया से अल्कोहल बनता है तथा असम्मित एल्कीनों में योगात्मक अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये लिख के आएंगे कि भाई जब भी एथीन का जल योजन किया जाता है किसी अम्ल की उपस्थिति में तो सबसे पहले तो एथेनॉल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। हम ये बताएंगे यहाँ पे कि भाई क्या होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है। और दूसरा हम बताएंगे कि असम्मित एल्कीनों में जो योगात्मक अभिक्रिया होती है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है। तो आगे देखिए क्रियाविधि इसकी। देखिए एथीन का जल योजन निम्न प्रकार होता है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग ये बताएंगे क्रियाविधि के द्वारा कि किस तरीके से एथीन का जल योजन होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एथीन है। ये क्या है, एथीन है। एथीन की क्रिया करवा रहे हैं हम जल से क्रिया करवाएंगे अम्ल की उपस्थिति में। क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक कार्बन से जुड़ जाएगा H, एक कार्बन से जुड़ जाएगा OH, ठीक है। यानी आपने क्या देखा, एथीन से किसका निर्माण हो गया, एथेनॉल का निर्माण हो गया, ठीक है। चलें आगे देखिए क्रियाविधि। देखिए इसकी, यह अभिक्रिया 3 पद में संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों, एग्जाम में आप इसकी पूरी क्रियाविधि बता के आएंगे और इन तीनों स्टेप्स को बताएंगे कि तीनों स्टेप्स में क्या होता है। तो देखिए पहला स्टेप देखिए, पद 1 H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण के द्वारा एथीन के प्रोटोनन से कार्बोकेटायन बनता है। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और ये स्टेप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो जल है, जल के ऑक्सीजन से ये H+ जुड़ेगा और ये हमारा हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो हाइड्रोनियम आयन है, इस हाइड्रोनियम आयन की अभिक्रिया होगी किसके साथ में, एथीन के साथ में, ठीक है। और देखिए एथीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसके H+ को ले लेगा, यानी कहने का मतलब है कि ये जो H है ये प्लस के रूप में एक कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो लीजिए भाई, ये जो H है ये जुड़ गया, ठीक है, इस कार्बन से H जुड़ गया और जैसे ही इस कार्बन से H जुड़ गया, इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ये जल का अणु, देखिए ये जल का अणु बाहर निकल गया, भाई इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेके जल का अणु बाहर निकल गया और ये हमारे कार्बोकेटायन का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। यहाँ तक की स्टेप आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए दूसरी स्टेप, देखिए कार्बोकेटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होता है। देखिए बच्चों, पहली स्टेप में तो कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ है, दूसरी स्टेप में क्या होता है, इस कार्बोकेटायन पर जो जल है, जल का यहाँ पे नाभिक रागी आक्रमण होता है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये कार्बोकेटायन है और कार्बोकेटायन पे जो जल है वो अपने इस ऑक्सीजन की तरफ से इस कार्बन पे क्या करता है, आक्रमण करता है। यानी देखिए जो ये जल है, जल इससे जुड़ जाता है, यानी देखिए इस तरीके से, देखिए जल का अणु, इस कार्बन से जल का अणु जुड़ गया और किधर की तरफ से जुड़ा, ये कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आवेश आ गया, ठीक है। यानी क्या हुआ, कार्बोकेटायन पे जल का नाभिक रागी आक्रमण हो गया, ठीक है। चलें अगले स्टेप की ओर। अब देखिए पद 3, देखिए पद 3 में होता है वी प्रोटोनन। देखिए बच्चों पद 3 में क्या होता है, वी प्रोटोनन होता है और जिससे अल्कोहल बनती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो आयन बना था, इस आयन में से ये जो H है ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी इस बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके ये H निकल जाएगा और जैसे ये H निकलेगा, H इस जल से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ठीक है। और देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे
ऑक्सीजन का धनावेश खत्म हो गया और देखिए किसका निर्माण हो गया, एथेनॉल का क्या हो गया, निर्माण। तो आपने देखा क्या हुआ भाई, एथीन से एथेनॉल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। हमने इसकी क्रियाविधि भी देख ली। ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, आपको बेंजीन, सांद्र H2SO4 और NaOH दिए गए हैं। देखिए बच्चों, हमें बेंजीन दिया गया है, सांद्र H2SO4 दिया गया है और NaOH दिया गया है। ठीक है, इन अभिकर्मकों के उपयोग द्वारा फिनोल के विरचन की समीकरण लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इन तीनों को काम में लेना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, किस किस को काम में लेना है। एक तो हमें काम में लेना है बेंजीन को, एक हमें काम में लेना है सांद्र H2SO4 को और एक हमें काम में लेना है NaOH को। ठीक है, यानी इन तीनों अभिकर्मकों को काम में लेकर हम लोगों को फिनोल के विरचन की क्या लिखनी है, समीकरण लिखनी है। और देखिए बच्चों, इस तरीके की अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई हुई भी है भाई, हम लोगों ने पढ़ा भी है भाई। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे, यानी कहने का मतलब है बेंजीन का सल्फोनीकरण करवाएंगे, जिससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। और जब इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया हम NaOH के साथ करवाएंगे तो फिनोल का क्या होगा, निर्माण। तो देखिए एक बार समझ लीजिए आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर, पहले बेंजीन का सांद्र H2SO4 द्वारा सल्फोनीकरण किया जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन का सल्फोनीकरण करेंगे तथा इससे प्राप्त बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संगलित करने से सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। देखिए क्या होगा भाई, सबसे पहले हमने सल्फोनीकरण किया बेंजीन का, हमें प्राप्त हो गई बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या प्राप्त हो गई, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो गई। अब इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हुआ। और अब इस सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया हम दोबारा अम्ल से करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें फिनोल। तो देखिए, प्राप्त सोडियम फिनोक्साइड की तनु अम्ल से क्रिया कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, इसकी अभिक्रिया देखिए, देखिए ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन के लीजिए भाई, हमने सांद्र H2SO4 और SO3 की उपस्थिति में हमने सल्फोनीकरण करवाया और ये देखिए ये क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया हमने NaOH के साथ करवाई तो पहले तो बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, दोबारा NaOH इससे अभिक्रिया करेगा तो बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। तो देखिए बच्चों, सोडियम फिनोक्साइड जो बनता है, सोडियम फिनोक्साइड से पहले सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है और इसमें होता क्या है, इस हाइड्रोजन की जगह पहले सोडियम आ जाता है और फिर NaOH दोबारा इससे अभिक्रिया करेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से तो सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होगा। सोडियम फिनोक्साइड तनु अम्ल की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, फिनोल में बदल जाएगा। ठीक है, आई अभिक्रिया समझ में आपको। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे दर्शाइए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए क्या है, एक उपयुक्त एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल, यानी उपयुक्त एल्कीन से हमें 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है। ठीक है, तो वो कौन सी एल्कीन होगी। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि 1 फेनिल एथेनॉल होता क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, CH3CH2OH इसे कहा जाता है एथेनॉल। क्या कहा जाता है, एथेनॉल। ठीक है, और जब इसके इस एक नंबर के कार्बन पे फेनिल समूह जुड़ जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस एक नंबर के कार्बन पे कोई फेनिल समूह जुड़ जाता है तो ये बन जाता है 1 फेनिल एथेनॉल। ठीक है, तो ये क्या है, 1 फेनिल एथेनॉल है। क्लियर है। अब देखिए, अगर हमें 1 फेनिल एथेनॉल का निर्माण करना है तो हम कौन सी एल्कीन लेंगे काम में, हम लेंगे स्टायरीन। क्या काम में लेंगे, स्टायरीन, यानी 1 फेनिल एथीन इसे काम में लेंगे। और देखिए इसमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये हो गया 1 फेनिल एथीन। इसकी अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में जब जल से करवाते हैं तो देखिए क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाता है, दोनों कार्बन पे सिग्मा बंध बनते हैं, यहाँ जुड़ जाता है H, यहाँ जुड़ जाता है OH। ठीक है, कहने का मतलब है हमारे 1 फेनिल एथेनॉल का क्या होता है, निर्माण। ठीक है, समझ में आया आपको। आगे देखिए, दूसरा देखिए, SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बनाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, SN2 अभिक्रिया के द्वारा हमें एल्किल हैलाइड, भाई कोई एल्किल हैलाइड है उससे हमें साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बनाना है। ठीक है, अब देखिए जो ध्यान दीजिए,
ये होता है मेथेनॉल। ये क्या होता है? मेथेनॉल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, यानी कहने का मतलब है कि इस कार्बन से एक साइक्लोहेक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। ठीक है, अब देखिए इसका निर्माण कब होगा? अरे भाई, इसका निर्माण जब होगा जब हम क्लोरोसाइक्लोहेक्सिल मेथेन काम में लेंगे। ठीक है, देखिए क्लोरोसाइक्लोहेक्सिल मेथेन जब हम काम में लेंगे और इसकी अभिक्रिया हम जलीय NaOH के साथ करवाएंगे तो क्या होगा? SN2 अभिक्रिया के द्वारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, SN2 अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पे क्या होगा? Cl का प्रतिस्थापन हो जाएगा और इस Cl की जगह OH आके जुड़ जाएगा और ये बन गया साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल और ये NaCl क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमें यहाँ कौन सा एल्किल हैलाइड काम में लेना पड़ेगा? क्लोरोसाइक्लोहेक्सिल मेथेन हमें काम में लेना पड़ेगा, जिसके इस वाले कार्बन पे SN2 क्रियाविधि के द्वारा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल का निर्माण होगा। कहने का मतलब है इस क्लोरीन का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। अगला देखिए, एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड के उपयोग से पेंटेन 1-ऑल। अब देखिए कितना आसान है भाई, हमें पेंटेन 1-ऑल बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम 1-क्लोरोपेंटेन काम में लेंगे। देखिए बच्चों क्या है, जब हम 1-क्लोरोपेंटेन काम में लेंगे और उसकी अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और क्लोरीन की जगह OH आके जुड़ जाएगा और ये बन गया पेंटेन 1-ऑल और ये NaCl क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए। देखिए, ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो। फिनोल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं से फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। देखिए बच्चों ये अभिक्रियाएं मैंने आपको पढ़ाई हुई भी है। तो देखिए पहली देखिए भाई, फिनोल की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ करवाते हैं, यानी फिनोल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाने पर सोडियम फिनोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। तो एक तो ये अभिक्रिया है जो फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए ये अभिक्रिया, देखिए फिनोल की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है और ये अभिक्रिया भी हमें क्या दर्शाती है? फिनोल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है, आगे देखिए, फिनोल का अम्लीय गुण एथेनॉल की तुलना में अधिक होता है। देखिए बच्चों ये हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि भाई जो फिनोल है वो अल्कोहलों की तुलना में अधिक अम्लीय होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फिनोल और एथेनॉल के बारे में। भाई देखिए इधर प्रश्न को देखिए, भाई फिनोल की अम्लता की तुलना हमें एथेनॉल से करनी है। तो देखिए फिनोल का जो अम्लीय गुण होता है वो एथेनॉल की तुलना में अधिक होता है। तो देखिए क्यों? देखिए इसमें OH समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की तरह कार्य करता है, जिसके कारण फिनोल में अनुनाद होता है एवं इसकी ऑक्सीजन धनावेशित होकर OH बंध की ध्रुवता बढ़ा देती है, जिससे एथेनॉल की तुलना में फिनोल का आयनन क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए बच्चों ये क्या है? ये फिनोल की अनुनादी संरचनाएं हैं। देखिए ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है, तो आप ये फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाकर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एथेनॉल तथा फिनोल का आयनन निम्न प्रकार होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, भाई एथेनॉल का जब आयनन किया जाता है तो एक तो बनता है एथोक्साइड आयन और ये H+, और जब फिनोल का आयनन किया जाता है तो बनता है फिनोक्साइड आयन और H+। ठीक है, तो ये इन दोनों का इस तरीके से आयनन होता है। आगे देखिए, एथोक्साइड आयन में ऋणावेश ऑक्सीजन पर ही स्थायीकृत रहता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में अनुनाद के कारण ऋणावेश का विस्थानीकरण हो जाता है, जिससे इसका स्थायित्व अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसी कारण फिनोल का आयनन एथेनॉल की तुलना में अधिक होता है, जो इसके अधिक अम्लीय गुण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 15 देखिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझाइए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल से अधिक अम्लीय क्यों होती है? देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ
ये मैं बना रही हूँ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। देखिए बच्चों ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है और एक मैं बना रही हूँ ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल। देखिए ये है ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल। देखिए बच्चों यहाँ ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि जो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ये ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होती है। तो देखिए बच्चों इसका सीधा सीधा कारण क्या है भाई, जो ये नाइट्रो समूह है ये नाइट्रो समूह -I और -M प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी ये -I और -M प्रभाव प्रदर्शित करता है और जो हमारा मेथोक्सी समूह है वो +M प्रभाव प्रदर्शित करता है। और इसी कारण से देखिए क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो बेंजीन वलय पर अगर कोई भी -I या -M प्रभाव वाला समूह उपस्थित होता है या हम ये कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित होता है तो वो क्या करता है, फिनोल की अम्लता को बढ़ा देता है। और इसी तरीके से मान लीजिए अगर फिनोल की किसी बेंजीन वलय में अगर +M समूह या हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह उपस्थित होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह क्या करता है, फिनोल की अम्लता को कम कर देता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल से अधिक अम्लीय होती है क्योंकि NO2 समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी अनुनाद प्रभाव -I तथा -M और फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो ये NO2 समूह है, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ये अपने अनुनाद प्रभाव यानी -I और -M जो प्रभाव है उसके कारण जो फिनोक्साइड आयन बनता है, देखिए फिनोल में से जब H+ आयन निकल जाता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है। तो जो NO2 समूह है वो फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, जबकि मेथोक्सी समूह का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व को कम करता है। फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ने से फिनोल का वियोजन अधिक होता है, अतः अम्लीय प्रबलता भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 16वां प्रश्न देखिए, समझाइए कि बेंजीन वलय से जुड़ा OH समूह उसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति कैसे सक्रिय करता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे ये समझाना है कि बेंजीन वलय से कोई OH समूह जुड़ा हुआ है तो वो जो OH समूह है वो बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कैसे सक्रिय कर देता है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये OH समूह है, भाई बेंजीन वलय से जो जुड़ा हुआ OH समूह होता है, ये OH समूह कैसा प्रभाव प्रदर्शित करता है, +M प्रभाव प्रदर्शित करता है। और इस +M प्रभाव के कारण जो इस OH में जो ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बेंजीन वलय के साथ में अनुनाद में भाग लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं उससे ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अतः आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है या हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन रागी है वो ऑर्थो तथा पैरा पे आक्रमण करता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखिए, फिनोलों में एरोमेटिक वलय पर होने वाली अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, बेंजीन वलय से जुड़ा OH समूह इसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सक्रिय करता है और आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर निर्देशित करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्योंकि OH समूह के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी यानी +M अनुनाद प्रभाव के कारण ऑर्थो तथा पैरा स्थितियां इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन रागी इन स्थितियों पर आसानी से आक्रमण करता है तथा बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण सुगमता से होता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे देखिए, अब देखिए इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों ये फिनोल की अनुनादी संरचनाएं हैं और इसे हम और अच्छे से समझा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित जो युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो अनुनाद में भाग लेते हैं और ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन रागी होगा वो इन ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ही आक्रमण करता है। ठीक है, चलें आगे, प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। देखिए बच्चों हमें समीकरण देनी है। पहला देखिए प्रोपेन 1-ऑल का क्षारीय केमिनोफोर के साथ ऑक्सीकरण। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि जब अल्कोहल का क्षारीय केमिनोफोर के द्वारा ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो पहले एल्डिहाइड का निर्माण होता है और एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाती है। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों, प्रोपेन 1-ऑल की क्षारीय केमिनोफोर के साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया देखिए, ये प्रोपेन 1-ऑल है। ठीक
देखिए इसका ऑक्सीकरण करवाया जा रहा है क्षारीय KMnO4 के साथ में। पहले बनेगा प्रोपेनेल और फिर प्रोपेनेल का ऑक्सीकरण हो जाएगा और बनेगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई अभिक्रिया। चलिए आगे देखिए, दूसरा देखिए ब्रोमीन की CS2 में फिनोल के साथ अभिक्रिया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई ब्रोमीन की CS2 में फिनोल के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो ब्रोमीनीकरण हो जाता है, जिसे हम ब्रोमोनन भी कहते हैं, यानी फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन समूह आके जुड़ जाता है। तो देखिए फिनोल की अभिक्रिया CS2 में उपस्थित ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं 273 केल्विन पे। तो देखिए एक बार तो ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे ब्रोमो आके जुड़ जाता है, यानी ब्रोमीन आके जुड़ जाती है। क्या बना 2 ब्रोमोफिनोल और ये बना 4 ब्रोमोफिनोल। और देखिए ये हमें पता है ये मुख्य उत्पाद होता है और ये अल्प उत्पाद। ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए तीसरी अभिक्रिया देखिए तनु HNO3 की फिनोल से अभिक्रिया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने ये अभिक्रिया भी पढ़ी है। भाई फिनोल की अभिक्रिया जब तनु HNO3 के साथ करवाई जाती है तो नाइट्रीकरण हो जाता है, यानी जो नाइट्रो समूह है वो फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे तनु HNO3 की फिनोल से अभिक्रिया, देखिए इसकी अभिक्रिया देखिए, फिनोल की अभिक्रिया हम तनु HNO3 के साथ करवा रहे हैं 293 केल्विन पे। तो एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ गया और एक बार पैरा पे। तो एक बार तो बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और एक बार बन गया पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इन उत्पादों का निर्माण होता है। चलिए आगे देखिए, चौथी अभिक्रिया देखिए फिनोल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। देखिए बच्चों ये अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ये राइमर टीमन अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए इसकी अभिक्रिया देखिए, ये फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया हम क्या करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में करवा रहे हैं। ये मध्यवर्ती बनता है, इस मध्यवर्ती से इसका निर्माण होता है और लास्ट में हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, और ये अभिक्रिया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है, ये इसकी अभिक्रिया होगी। चले आगे। अब प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए बच्चों पहला क्या है, पहला है कोल्बे अभिक्रिया। देखिए बच्चों कोल्बे अभिक्रिया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, साथ ही साथ मैंने आपको इसकी क्रियाविधि भी समझाई है। तो देखिए हम परीक्षा में कैसे लिख के आएंगे। देखिए फिनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जो CO2 के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, जिससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए इसकी अभिक्रिया देखिए, फिनोल की अभिक्रिया NaOH के साथ करवा रहे हैं, सोडियम फिनोक्साइड बन गया और अब इसकी अभिक्रिया CO2 के साथ और फिर अम्ल के साथ करवाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कार्बोक्सिलिक समूह आ जाता है और ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है किसी भी अभिक्रिया को तो आप लिख के तो आएंगे ही अभिक्रिया के बारे में, साथ ही साथ ये अभिक्रिया भी बना के आएंगे। ठीक है, चले आगे। दूसरा देखिए राइमर टीमर अभिक्रिया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ करवाने पर ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह आ जाता है, इसे राइमर टिमर फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए बच्चों ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और देखिए इसकी अभिक्रिया देखिए ये इसकी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया मैंने आपको समझा रखी है। भाई देखिए क्या होता है, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करवा रहे हैं, ये मध्यवर्ती बनता है और लास्ट में हमें सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी फॉर्मिलीकरण हो जाता है। ऑर्थो पोजीशन पे ये फॉर्मिल समूह CHO समूह आके जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तीसरा देखिए विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने ईथर के विरचन की विधि पढ़ी थी तब हमने विलियमसन ईथर संश्लेषण भी पढ़ा था। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यह सम्मित और असम्मित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं तो ईथर बनती है और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाती है। तो देखिए उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं क्लोरोमेथेन को। भाई क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ करवा रहे हैं तो ये NaCl, तो ये तो NaCl के रूप में बाहर निकल गया और क्या बन गया एथिल मेथिल ईथर का निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
अब हमें फोर्थ बताना है असम्मित ईथर के बारे में कि असम्मित ईथर क्या होती है। तो देखिए, वे ईथर जिनमें दोनों हाइड्रोकार्बन समूह भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें असम्मित ईथर कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि वे ईथर जिनमें दोनों ही हाइड्रोकार्बन समूह, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही एल्किल समूह अलग अलग होते हैं, उन्हें असम्मित ईथर कहते हैं। और देखिए इसका उदाहरण देखिए, ये इसमें देखिए दोनों समूह अलग अलग है, ठीक है, दोनों हाइड्रोकार्बन अलग अलग है और इसका नाम क्या है, एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, चले आगे। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथिन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। तो देखिए बच्चों, क्या है, एथेनॉल के जो अम्लीय निर्जलीकरण से एथिन बनती है वो अभिक्रिया हमें बतानी है और उसकी क्रियाविधि लिखनी है। तो देखिए, एथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण होकर एथीन बनती है। ठीक है भाई, ये अभिक्रिया हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो देखिए ये क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल की अभिक्रिया करवा रहे हैं सांद्र H2SO4 के साथ में 443 केल्विन ताप पर। तो देखिए जल का अणु बाहर निकल गया और क्या बन गई, एथीन बन गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि में निम्न पद होते हैं। अब देखिए इसकी क्रियाविधि देखिए, देखिए बच्चों पहली स्टेप क्या होती है, क्रियाविधि के पहले स्टेप में देखिए प्रोटोनित अल्कोहल का बनना, यानी सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनित अल्कोहल का बनना होता है। तो यानी देखिए ये एथेनॉल है, ठीक है, ये अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में हो रही है, तो एथेनॉल का जो ऑक्सीजन है वो इस H+ से क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि H+ इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा। लीजिए भाई, हमारे प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण हो गया। ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ गया, इसे कहा जाता है एथिल ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं, एथिल ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। आगे देखिए, दूसरा स्टेप देखिए, कार्बोकेटायन का बनना। तो देखिए बच्चों क्या है, यह सबसे धीमा पद है, अतः ये वेग निर्धारक पद होता है। और इसमें देखिए क्या होता है, ये जो जल का अणु है ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेके बाहर निकलता है, तो इस कार्बन पे प्लस आवेश आ जाता है, ये बन गया कार्बोकेटायन और जल का अणु क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा स्टेप देखिए, विप्रोटोनीकरण। देखिए बच्चों तीसरे स्टेप में विप्रोटोनीकरण होता है, यानी इस कार्बन से एक H+ के रूप में बाहर निकल जाता है और ये बंद के इलेक्ट्रॉन देखिए इधर आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है और ये H+ बाहर निकल जाता है, यानी एथीन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए, पद 1 में प्रयुक्त अम्ल पद 3 में स्वतंत्र हो जाता है। इस अभिक्रिया में साम्य को दाईं ओर विस्थापित करने के लिए एथीन को बनते ही निकाल लिया जाता है। ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए मुझे ध्यान दीजिए, पहला परिवर्तन क्या है, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे भाई, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाएंगे, प्रोपीन के जल योजन से। तो देखिए बच्चों प्रोपीन है, प्रोपीन की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में जल से करवाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इधर जुड़ जाएगा H, इधर जुड़ जाएगा OH और ये बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी अभिक्रिया देखिए, बेंजिल क्लोराइड से बनाना है बेंजिल अल्कोहल। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए बच्चों हम लोग बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल बनाने के लिए बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ करवाएंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, Cl की जगह कौन आ जाएगा, OH और ये बन गया बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, कितनी आसान अभिक्रिया है। आगे देखिए, तीसरा देखिए, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड जिसे ग्रिग्नार अभिकर्मक भी कह सकते हैं। तो देखिए इससे हमें प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। अरे भाई ये क्या है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। और देखिए बच्चों मैंने आप लोगों को ग्रिग्नार अभिकर्मक की कार्बोनिल समूह के साथ में होने वाली अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इन दोनों की अभिक्रियाएं करवाने पर इन स्टेप से होते हुए अंत में हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, चलें आगे।
अब देखिए चौथा, देखिए मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया प्रोपेनॉन के साथ करवाएंगे और देखिए इन स्टेप से होते हुए लास्ट में हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा जिस प्रोडक्ट का नाम है 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये अभिक्रियाएं भी मैंने आपको समझा रखी है। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए। देखिए बच्चों क्या है, अभिक्रियाओं में काम आने वाले हमें अभिकर्मकों के नाम बताने हैं। पहला देखिए, प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। तो देखिए इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, इसके लिए हम प्रबल ऑक्सीकारक काम में लेते हैं। तो देखिए क्या काम में लेंगे, या तो हम केमिनोफोर का अम्लीय विलयन काम में लेंगे या हम अम्लीय K2Cr2O7 काम में लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए अभिकर्मक। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा देखिए, प्राथमिक अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। तो देखिए बच्चों अगर हमें प्राथमिक अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या काम में लेंगे, या तो गर्म अपचयित कॉपर काम में लेंगे या पीसीसी यानी पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इन दोनों अभिकर्मकों को काम में लेंगे। चलिए आगे, फिनोल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल में ब्रोमिनन। तो देखिए इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं ब्रोमीन का जलीय विलयन। भाई फिनोल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन के जलीय विलयन के साथ करवाई जाती है तब हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, चौथा देखिए, बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल। देखिए बच्चों बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बनाना है। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे, हम क्या लेंगे, केमिनोफोर का अम्लीय विलयन काम में लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, प्रोपेन 2 ऑल का प्रोपीन में निर्जलीकरण। देखिए अल्कोहल का एथीन में क्या हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है, यानी प्रोपेन 2 ऑल है उससे बन रहा है प्रोपीन। तो हम क्या काम में लेते हैं, हम गरम तथा सांद्र H2SO4 काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है। देखिए बच्चों ब्यूटेन 2 ऑन यानी कीटोन है और कीटोन से हमें बनाना है ब्यूटेन 2 ऑल, अल्कोहल बनाना है। तो देखिए हम क्या काम में लेंगे, हम काम में लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो ये काम में लेंगे LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने 21 तक के प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और देखिए बच्चों इन प्रश्नों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। जब हम लोगों ने इस यूनिट को पढ़ा था तो इस यूनिट में जो भी अभिक्रियाएं आई थी उन अभिक्रियाओं को मैंने आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया था। तो आप इन अभिक्रियाओं को वहाँ समझिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।